हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सब कुछ समराइज करेंगे जो अभी तक हमने समझा है गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया के एस्पेक्ट्स में हमने अभी तो ये देखा था कि वर्ल्ड बैंक कैसे एक नैरेटिव या ओपिनियन को गवर्नेंस के फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एजेंडे को चलाने के लिए बताता है। और वो अलग अलग टर्म्स में गुड गवर्नेंस को बताता है, जैसे कि हमने समझा था प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल इथोस से इम्बाइब्ड होनी चाहिए, जो कि एक नैरेटिव था। लेकिन अब हम समझेंगे अगर वो एक नैरेटिव था तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने कैसे गुड गवर्नेंस को विजुअलाइज किया वो। तो जैसे कि हम पहले तो ये समझ, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं गवर्नेंस होता क्या था। तो गवर्नेंस की एक क्लासिकल डेफिनेशन जो कि आप एग्जाम तक इसको ले जा सकते हो वो ये है कि यार गवर्नेंस जो है वो सिर्फ यही कंफाइन नहीं करता कि नेचर ऑफ रूल या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बट एक मैनर है जिसके तरीके से पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाए, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करे। इसका मतलब गवर्नेंस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा माने। क्यों? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानने से ही कॉन्स्टिट्यूशन गोल्स को अचीव किया जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव करने, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से ही कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है, तभी ही कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए गोल्स जैसे कि वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश किया जा सकता है। दैट्स सिंपल। इट मींस आपको गवर्नेंस एज अ प्रोसेस, गवर्नेंस as a thought process, what you have to understand that it is not merely confined to the nature of rule or the administration, but it implies the manner in which power and authority is exercised to uphold rule of law. अब Constitution of India visualizes governance in it given a approach, और वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि एक साउंड जस्टिस सिस्टम हो। क्यों? क्योंकि एक साउंड जस्टिस सिस्टम ही प्रोटेक्ट करेगा लोगों की राइट्स को और सिविल लिबर्टीज को, और सिविल लिबर्टीज और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो विजुअलाइजेशन दिया गया, अगर हम गवर्नमेंट के गवर्नेंस को इवेल्यूट या एग्जामाइन करना चाहते हैं तो हम उसे एग्जामाइन या इवेल्यूएट करेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा था। दैट इज एक्रोनिम कॉल्ड एज सिंपल। दैट इज इट द गवर्नेंस वेरी सिंपल? इज इट interacting with the citizen with equitable access? Is it moral governance? Is it accountable to its sovereign? Is it responsible to its sovereign? Is it having the grievance redressal mechanism? And conduct कैसा है? ट्रांसपेरेंट है? तो इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल विजुलाइज किया हुआ था हमारे गवर्नेंस को। अब हम समझेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस तो हम पढ़ ही चुके थे, इसको मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नेंस हमने समझा था वो ये था कि गवर्नेंस इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट वो ये था कि पावर और अथॉरिटी को आप एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए इस तरीके से, इन दैट मैनर कि आप राइट्स को सेफगार्ड करें, इक्विटेबल एक्सेस दे पब्लिक सर्विसेज का, और ये इंश्योर करे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेनिफिट करे सबको, यानी बेनिफिट टू ऑल। यानी ये हो गया आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सो वी डोंट वांट एन इनक्लेव्ड ग्रोथ, वी वांट अ इंक्लूसिव ग्रोथ। कभी इकोनॉमी की क्लास अगर मैं इसमें समझाऊंगा कंसेप्ट,
मैं आपको समझाऊंगा। इनक्लेव्ड ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत अच्छी स्कॉलर वाइज रिसर्च है, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इक्विटेबल एक्सेस दे पब्लिक सर्विसेज का, इसका मतलब ये है कि हर इंसान का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशो इकोनॉमिक वॉक ऑफ लाइफ अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उसे इक्विटी दें कि वो पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर सके। इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, और आखिरी में ये है सेफगार्डिंग द राइट्स, कि वो इंश्योर करे कि जब वो गवर्नेंस कर रहा है तो वो किसी के राइट्स को वायलेट ना करे। और उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, कि उस चीज के ऊपर चेक रखता है हमारा जुडिशरी, या साउंड लीगल सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम, की सिटीजन्स की राइट्स जो है गवर्नेंस के प्रोसेस में वायलेट ना हो। अब हम समझेंगे कि जो कि हमारा पर्पस है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गुड गवर्नेंस होता क्या है। अभी तक हमने समझा था कि यार गुड गवर्नेंस जो है वो ट्रांसपेरेंसी शो करे, अकाउंटेबिलिटी शो करे, लेकिन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस इन इंडिया? सो गुड गवर्नेंस इन इंडिया इज विजुअलाइज्ड good governance in India is visualized through some aspect called as, first, free and fair election, कि आपकी इलेक्शन मशीनरी, पूरा इलेक्शन प्रोसेस, पूरा डेमोक्रेसी का जो सेलिब्रेशन होता है, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर आपका लेजिस्लेचर बनता है, जिससे एग्जीक्यूटिव डिराइव होता है, वो फ्री रहे, वो फेयर रहे। अब बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि फ्री का मतलब क्या है। फ्री का मतलब है कि इलेक्शन जो है मनी और मसल पावर के इन्फ्लुएंस में ना हो, फेयर हो, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन इसको कैरी आउट कर रहा है वो एक इंटीग्रिटी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी और मॉरलिटी को मेंटेन करे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गुड गवर्नेंस का है तो वो है फ्री और फेयर इलेक्शन का। दूसरी चीज जो कि हमने अभी तक कई बार समझे थे, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। ये काफी ब्रॉडर टर्म है, इसको हम अगर बेसिक थॉट से अगर समझे तो यही है कि हर चीज में हमें ये इंश्योर करना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए पाथ पे ही चले, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी अथॉरिटी को, हमारी पावर को हम एक्सरसाइज रूल ऑफ लॉ के तहत करें। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही आई थॉट कि काफी रेलेवेंट भी है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी गुड गवर्नेंस में एज एस्पेक्ट क्यों आता है? देखो, जुडिशरी का काम है सबसे इम्पोर्टेंट सेफगार्ड करे सिटीजन्स की राइट्स को, और सबसे और ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर इसका काम है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं बार जुडिशरी इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क्स हैं जहां पर इंटरप्रिटेशंस की जरूरत होती है, वहां जुडिशरी इंटरप्रेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सेफगार्ड करे सिटीजन्स की राइट्स को और इंश्योर करे चेक ऑन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस सच एज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी गुड गवर्नेंस का एक इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट है। इसका मतलब कि जुडिशरी जब जुडिशियल एक्टिविज्म करता है और गवर्नेंस के वैक्यूम को भरने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस, तो इस विशाखा गाइडलाइंस द्वारा जो
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी हमारे, वो गवर्नेंस के वैक्यूम को भरने की कोशिश करता है। क्या वो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया? ये भी तो हो सकता है। एक क्रिटिकल एनालिसिस तो ये भी होता है कि जुडिशरी इज वायलेटिंग द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी हो सकता है कि जुडिशरी जो है वो गवर्नेंस के वैक्यूम को भर रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म करते हुए। तो एक दूसरी डिबेट है, इसको हम फिर कभी समझेंगे। लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है इसके अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गुड गवर्नेंस में के एस्पेक्ट में हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच वो इंस्ट्रूमेंटली गवर्न करता है सिटीजन के फुलेस्ट डेवलपमेंट को, सिटीजन के फुलेस्ट डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे आर्टिकल 19 और 21 को एक्सरसाइज करने के लिए, तो हम सिटीजन के वेलफेयर को, सिटीजन के इंटेलेक्चुअल, सिटीजन के फिजिकल, सिटीजन के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे। तो हमने इधर इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल राइट्स को गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स में विजुलाइज किया है। अगला है जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जितना स्मूथ होगा, जितना फास्टर होगा और जितना जस्टिसिएबल होगा, उतना ये सिर्फ ये इंश्योर नहीं होगा कि राइट्स प्रोटेक्ट रहें, वो ये इंश्योर नहीं होगा कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट वो ये भी इंश्योर करेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डीपन करेगा किस चीज को, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को। क्योंकि अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ही नहीं तो सारा गवर्नेंस का एस्पेक्ट ही वॉइडफुल हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा वॉइड आ जाएगा गवर्नेंस में अगर सिटीजन सेंट्रलिटी डिफन नहीं हुई और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में वैक्यूम है। सिक्स्थ जो कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, एक बार फिर इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस और वैल्यूज को इसमें हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कंडक्ट को लेकर एक तो ट्रांसपेरेंट रहे, किसी भी तरह की सीक्रेसी को मेंटेन ना करे, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में करे ताकि सिटीजन एग्जामाइन, इवेल्युएट और ये देख पाए कि पावर और अथॉरिटी का मिसयूज ना हो। इंस्टीट्यूशंस, स्टेट के ऑर्गन्स अकाउंटेबल रहे, आंसरेबल रहे, किसके, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं इंडिया के गुड गवर्नेंस के। तो आप इसको लिख लीजिए, 6 एस्पेक्ट है टोटल। हाँ, 6 एस्पेक्ट है और आप इसको लिख लीजिए और इसको आप एग्जाम में आप इसको
अच्छे से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप गुड गवर्नेंस को एक अलग एंगल पे ले जाकर आप समझा सकते हैं कि गुड गवर्नेंस सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ नहीं होता। गुड गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रलिटी ऑफ गवर्नेंस से डिफाइन होता है। अब हम समझेंगे कि इंडियन वेरिएंट ऑफ गुड गवर्नेंस में, जैसे कि हमने एक कंसेप्ट है, वो है राम राज्य का। अब राम राज्य एक वैल्यू रिलेटिव टर्म है। कई बार लोग इसको वैल्यू न्यूट्रल टर्म भी कहते हैं, और कई बार इसको पॉलिटिसाइज्ड भी किया गया है, वैल्यू रिलेटिव। बट ये वैल्यू न्यूट्रल और वैल्यू रिलेटिव टर्म इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं एक लाइन में राम राज्य को डिफाइन करूं तो वो एक ही चीज कहता है, वो है वेलफेयर ऑफ ऑल। और अगर राम राज्य को इवेल्युएट करना है हमें और उसके इवोल्यूशन को समझना है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ग्रास रूट गवर्नेंस जो है हमारा, यानी कि लोकल डेमोक्रेसी, वो स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो गवर्नेंस इफेक्टिव होगा, तो गवर्नेंस इफेक्टिव होगा तो वो वेलफेयर ऑफ ऑल को इंश्योर करेगा, और वेलफेयर ऑफ ऑल को इंश्योर करने से आप जो विजुअलाइजेशन ऑफ राम राज्य उसको अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब कि द कॉन्टेक्स्ट, द राम राज्य, द कंसेप्ट चेंजेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, बट the the larger philosophy remains the same, that is the welfare of all. It means it is a value neutral or value relative term, where in a broader context the philosophy remains the same, but in a relative terms, what means welfare, it changes from state to state, it changes from context to context. So ये सारा फंडामेंटल्स था। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे ई गवर्नेंस मॉडल्स से नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से, मतलब स्कॉलर वाइज, रिसर्च वाइज ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेंस के सारे पीवाईक्यू जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड है उसे लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।